तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि इस वीडियो को बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आखिर किस प्रकार हम 2024 का जो एमपीपीएससी का पेपर हुआ उससे हम सीख लेकर 2025 के अपने पेपर को बेहतर बना सकें। क्योंकि अब वो समय गया कि अगर हम 2024 का पेपर आपका रहा है 1-2 नंबर से, तो हर व्यक्ति का रहा है, ऐसी बात नहीं। कई बच्चे ऐसे जिनके 1-2 नंबर से रहा है, मैं भी शामिल हूँ कि मेरा भी 1-2 नंबर से रहा है। लेकिन अब वो समय गया कि हम उस चीज को लेकर पकड़कर बैठे रहें, तो जो कायरता की निशानी में मानता हूँ। लेकिन आप उसको सीख लेकर, मैं अपनी गलती बताऊं कि मुझसे भी क्या गलती रही, इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊं कि मुझसे क्या गलती रही जो मुझे नहीं करनी थी, जो आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो उसी सब चीजों को निष्कर्ष लेकर समय को सदुपयोग करते हो, क्योंकि यही वो समय है जब आप अन्य बच्चों से एज ले सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधारकर इस पेपर में सफल हो सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम किस प्रकार की चीजें हैं और किस प्रकार की रणनीति बनाएं कि हम 2025 को बेहतर ढंग से अन्य बच्चों से एज लेकर हम अपने पेपर को पार कर सकें। देखिए, मैं कह सकता हूं कि ना केवल एमपीपीएससी बल्कि भारत का हर जो एग्जाम होता है उसकी 5 बेसिक नीड होती हैं, जैसे सिलेबस, पीवाईक्यू, सेल्फ नोट्स, रिवीजन और प्रैक्टिस। अब इन सबका योगदान मैं आपको एक सिंपल सी कहानी के माध्यम से, मैं दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मानकर चलिए कि आप किसी नए शहर में गए हैं और आपको किराए का मकान चाहिए। अब आपको एक मकान भी मिला, मान के चलिए एक घर आपको मिल चुका है कि जहां आपको किराए से आपको वो रखने के लिए मकान मालिक राजी है कि आपको किराए से मकान दे देगा। अब आपको पता चला भाई उस एड्रेस पर जाना है कि जहां पर वो मकान खाली है। तो अब एड्रेस यदि आपको याद ही नहीं है कि वो मकान कहाँ था जहां का मुझे एड्रेस मिला है, तो आपको यदि एड्रेस ही याद नहीं तो आप निरंतर भटकते रहोगे। और बिल्कुल पॉइंट पे अगर कहूं तो एड्रेस बताने का काम जो करता है वो करता है सिलेबस। सिलेबस जस्ट लाइक एड्रेस, बस बहुत जरूरी है। और एड्रेस इतना याद होना जरूरी है कि आपको बिल्कुल आपको गली गली याद हो कि हाँ मुझे उस मकान पर जाना है क्योंकि मुझे वहां से किराए से रहना। तो बिल्कुल पॉइंट का मैं कह सकता हूँ एड्रेस का काम सिलेबस आपको करेगा। आपने एमपीपीएससी का घर चुना है तो आपको एड्रेस यदि चाहिए तो सबसे पहली नीड यही है, सिलेबस को आपको बिल्कुल ऐसे कंठस्थ याद करके चलना पड़ेगा कि आपको भटकना नहीं। तो आपको सिलेबस को बिल्कुल कंठस्थ याद करना होगा। नेक्स्ट, अब जिसके मकान में हम रह रहे हैं तो हम उस व्यक्ति के व्यवहार को भी तो जानेंगे कि आखिर वो व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है नेचर में। अब नेचर जानने के लिए सबसे बेसिक नीड है वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जैसे कि घर के मकान मालिक का जो नेचर है वो बताने का काम करेंगे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे हम ये बिल्कुल अच्छे समझ पाएंगे आखिर उस व्यक्ति का नेचर कैसा है। अब हमें नेचर पता पड़ गया, एड्रेस पता पड़ गया, नेचर पता पड़ गया। अब हमें उसके मकान में रहने लायक बनना है। अब हमें अगर जब हमें रहने लायक बनना है तो हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो हम उसके बिल्कुल रहने लायक बने। तो वो ये तो 3 चीजें हैं, सेल्फ नोट्स, रिवीजन और प्रैक्टिस। ये वो चीजें हैं जो आपको उस घर में रहने के लायक बना सकेंगे। कि निश्चित रूप से सर मुझे मकान चाहिए, और वो आपसे पूछे आपके पास क्या क्वालिटी, तो आप कहोगे देखिए सर मैंने सेल्फ नोट्स बनाया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में अलग से ही झलकेगा और वो कहेगा हाँ निश्चित रूप से आप सिलेक्टेड हैं और आप हमारे मकान में रह सकते हैं। तो मैंने दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से बताना चाहा कि इन 5 बिंदुओं का जीवन में तैयारी के दौरान, एमपीपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, क्या योगदान हमारे जीवन में हमारी तैयारी के दौरान हो सकता है। हम इससे सरल एग्जाम्पल में कह सकता हूँ कोई नहीं बता सकता। अब सबसे पहला पॉइंट हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, जैसे सिलेबस। अगर मैं एमपीपीएससी के सिलेबस की बात करूं तो मैंने एमपीपीएससी के सिलेबस को 2 भागों में समझा है कि टोटल 10 यूनिट आती है। 2024 में चेंज भी हुआ है, पहला हमने एग्जाम भी देखने को मिला। अब कुछ यूनिट ऐसी हैं जो प्रॉपर एमपी के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि भैया एमपी का एग्जाम है तो एमपी का वेटेज ज्यादा होना जाहिर सी बात है। सेकंड, कुछ अदर्स के लिए है। जैसे अगर हमें एमपी के लिए डेडिकेटेड की बात करूं तो यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास, यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 5 और 6 दो ऐसी यूनिट है जिसमें मैं कह सकता हूं कि एमपी प्लस भारत की दोनों चीजें। जैसे यूनिट 5 तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के साथ भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बात करता है, मध्य प्रदेश के साथ भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बात करता है। यूनिट 6 मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्लस भारत की अर्थव्यवस्था। और यूनिट 10 जो फुली डेडिकेटेड की गई है मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए, इसका भी अपने आप में अहम रोल है। तो मतलब कई ऐसी यूनिट हैं जो अपने आप में, ये 5 मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि 50% वेटेज हमारे मध्य प्रदेश का या मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का है। इसलिए हमारे सबसे बेसिक नीड हमारे लिए जो खड़े होने की है वो है हमारी एमपी जीके। एमपी जीके की 5 यूनिट जिस व्यक्ति ने कवर कर ली वो अपने आप में मैं कह सकता हूँ इस एग्जाम में राजा की तरह रह सकता है। अब अन्य यूनिट्स जो अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे यूनिट 1 मध्य भारतीय इतिहास, जिसमें काफी चेंजेबल हमें चीज देखने को मिली है।
फिर यूनिट 3 भारत का भूगोल, क्योंकि विश्व का भूगोल 2024 के सिलेबस के बाद से हटा दिया गया है। यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण, और यूनिट 8 करंट अफेयर्स, और यूनिट 9 साइंस टेक के लिए। ये अदर यूनिट है जो कि 50% कवर करती है। अब यहाँ पर जो बच्चा तैयारी करता है, यहीं पर मैं बताऊंगा कि आखिर मेरा भी अगर दो नंबर से एग्जाम रहा तो मैं क्या गलती की। मेरे से गलती ये रही कि मैंने एक यूनिट को हल्के में ले लिया, जैसे साइंस टेक। और अगर कोई भी व्यक्ति के जीवन में लगता है कि यार शायद साइंस टेक नहीं बनना, हम छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये सोचकर देखिए, अगर आपने साइंस टेक छोड़ दिया, एक जस्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि साइंस टेक छोड़ दिया, तो आपके 10 क्वेश्चन साइंस टेक से आने, मैं कहता हूं बेसिक से बेसिक आपसे, अगर एक ऐसी यूनिट है कि अगर आता हो तो आता होगा, नहीं होगा तो नहीं आता होगा। अगर मान के चलिए 10 क्वेश्चन यहाँ से निकल गए, तो आपके पास पेपर में बचे 90 क्वेश्चन, कट ऑफ जा रहा है 80 क्वेश्चन का, यानी 90 क्वेश्चन जब 9 यूनिट से आ रहे हैं, तो उन 90 क्वेश्चन के लिए आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए, जो मेरे ख्याल से असंभव है। मतलब हर यूनिट का एक क्वेश्चन गलत करना अपने आप में मैं कहता हूं असंभव बात है। इसीलिए जो गलती मुझसे हुई थी, मैंने भी यही गलती की, मैंने एक यूनिट को हल्के में ले लिया, और यही कारण है कि मैं 2 नंबर से रुका। तो ये गलती आप नहीं करें, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। अब नेक्स्ट बात करने की, यही मैं नेक्स्ट बात करने की, हर यूनिट का अपना वेटेज, और हर यूनिट को आपको बेसिक से स्तर पर आपको अच्छे से कवर करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर चले कि एक कोई भी एक यूनिट को हल्के में लेकर मैं चला जाता हूँ एग्जाम देने, तो बिल्कुल मेरी बात मानना, लिखित में दे सकता हूँ कि आपका एग्जाम रुकेगा, और उसी यूनिट की वजह से रुकेगा जो आप छोड़ कर गए। आपको फिर पछतावा होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हमें 2024 से सीख लेकर हमें 2025 को अपना अच्छा बनाना है। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हमें अपनी तैयारी के दौरान जोड़नी होगी। क्योंकि हमारे पास अभी समय भी अच्छा है, तो हम इसको बेहतर ढंग से उपयोग करके इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से हम अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही बात सिलेबस की। सिलेबस के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू। अब कुछ पीवाईक्यू मैंने आपको कुछ 2024 के मैंने पीवाईक्यू देखे हैं, कि जिस समय एक नेचर समझ में आया पीएससी का कि भाई अब खीर थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है, अच्छी अब सीधी खीर नहीं है, कुछ टेढ़ी हो चुकी, क्योंकि अब मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि फैक्चुअल क्वेश्चन पीएससी पूछता हो, वो निरंतर पूछता भी रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अब फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आने लगे, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहला जो ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया, इसमें पूछ रहा है वो कि मध्य प्रदेश के किस जिले से सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हो, जिसका आंसर था देवास। अब मैं गारंटी देता हूं, तो हर व्यक्ति ने सोयाबीन के बारे में पढ़ा होगा, और यही पढ़ने जाता था कि वह सोयाबीन के उत्पादन मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य, सोयाबीन राज्य कहते हैं मध्य प्रदेश को। बस इतनी नॉलेज पड़ता है। लेकिन उसमें डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा कि सोयाबीन की खेती किस जिले से प्रारंभ हुई। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज, यार ये तो मुझे पता ही नहीं। तो अब कंसेप्चुअल के साथ डीप नॉलेज भी वो पूछ रहा है, प्लस फैक्ट भी। अब फैक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है देखिए। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया गया, तो उसका सिंपल सा आर्टिकल 62। ये मैं कह सकता हूँ एमपीपीएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में, हर बार के एग्जाम में पूछता है। 2022 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ और क्वेश्चन देखें जिसमें बिल्कुल हमें क्लियर होता है कि हाँ, अब कंसेप्चुअल नॉलेज पूछी जाने लगी। जैसे अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किस शाखा से होती है। अब जब अब चाहता तो वो, अगर मैं कह सकता हूँ फैक्चुअल इसको क्वेश्चन बनाना होता तो वो ये पूछ लेता कि मध्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है और मध्य प्रदेश न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग में वर्षा किस शाखा से होती है। तो अपने आप में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो निश्चित रूप से क्वेश्चन को सही करके आया होगा। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा आप देखोगे कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड ने एक बीएचईएल का क्वेश्चन पूछा, ये अपने आप में एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका आंसर था ब्रिटेन। तो मतलब अब कहीं ना कहीं मिश्रण शुरू कर दिया है कि कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों क्वेश्चन को अब मिलाकर पूछने लगा है। अगर व्यक्ति अब ये सोचकर जा रहा है कि यहाँ पुराने एमपीपीएससी तरफ फैक्चुअल पूछी जाएंगी, तो निश्चित रूप से अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप लौट जाइए। अगर आप में तथा है, आप में मतलब जोश है कंसेप्चुअल पढ़ने का, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में बैठे रहिए, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। नेक्स्ट और कुछ और क्वेश्चन देखें। जैसे अब ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू की पूरी निचोड़ इस क्वेश्चन में मेरे को देखने को मिली 2024 में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया भाई, पीवाईक्यू की क्या भूमिका होती है, इस क्वेश्चन से पता चली। देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि कुमार गुप्ता और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख। अब दशपुर अभिलेख एमपीपीएससी का इतना फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, मैं कह सकता हूं कि भाई पूछता ही पूछता है। अब पहला उसने इसमें जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको दिख रहा होगा कि इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी तथा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ये विश्वास नहीं मानो, ये क्वेश्चन वो पहले भी पूछ चुका है।
सेम यही स्टेटमेंट के साथ पहले क्वेश्चन भी यही पूछा था कि किस अभिलेख में रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। तो जिस व्यक्ति के पीवाईक्यू क्लियर है, पीवाईक्यू पढ़ के गया, वो इस क्वेश्चन को आसानी से इस क्वेश्चन की दक्षिण उड़ा सकता था। जैसे इसने सेकंड क्वेश्चन फिर सेकंड स्टेटमेंट पूछा कि भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, और ये बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट उसने 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ। मतलब पीवाईक्यू की पूरी इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। बार बार कहता हूं कि पीएससी नहीं बल्कि दुनिया का या भारत में कोई भी एग्जाम ले लो उसके लिए पीवाईक्यू बहुत बेसिक नीड है, और इस क्वेश्चन से हमें एमपीपीएससी के पीवाईक्यू की जरूरत पता पड़ चुकी है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखोगे आप 2024 के, तो अब जैसे ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसे उसमें पूछा गया कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। अगर किसी व्यक्ति ने बार बार से हिस्ट्री पढ़कर वो आ गया कि चलो और कि हम लगा देंगे, तो वो व्यक्ति इस क्वेश्चन में आके बिल्कुल डूब गया। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसके कॉन्सेप्ट, जिसको बिल्कुल कहानी की तरह चीजें याद है, वो क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकता है। इसका आंसर था देवेंद्रनाथ टैगोर। क्योंकि जब राजा राममोहन रॉय गए थे तो उन्होंने अपनी कमान ब्रह्म समाज की देवेंद्रनाथ टैगोर को सौंपी, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जब अपनी एक अलग संस्था बना ली तो उसका प्रभार किसको सौंप दिया था, केशव चंद्र सेन को। तो ये बिल्कुल कहानी की तरह जिस व्यक्ति को याद होगा, डीप में जो थोड़ा पढ़कर गया होगा, वो क्वेश्चन आसानी से इसका लगा सकता है। अब फैक्चुअल क्वेश्चन के उदाहरण भी देख लो। जैसे इसने ये क्वेश्चन पूछा, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेश था। ये लूसेंट से बिल्कुल चुपका हुआ क्वेश्चन है, लूसेंट से बिल्कुल डायरेक्ट आपको लूसेंट में ये बिल्कुल टेबल में मिल जाएगा मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था में, और इसका जो आंसर था वो था न्याय विभाग। तो कुछ मैं बार बार कहता हूं कि ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि फुली रूप से कंसेप्चुअल अब एमपीपीएससी हो चुका, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एमपीपीएससी कंसेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों हो चुका है। मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि अगर फैक्ट भी वो अब नहीं पूछता, नहीं, फैक्ट पूछता है और वो पूछेगा, फैक्ट उसको पूछने पड़ेगा प्लस। अब लेकिन वही व्यक्ति इसको पार कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो थोड़ा डीप में पढ़ना जानता है। अब बात आती है कि सर आपने बता दिया कि हमारे 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, हमने सिलेबस की बात करी, हमने पीवाईक्यूज की बात करी, अब ये जो अब ये चीज है जैसे सेल्फ नोट्स। देखिए सेल्फ नोट मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी नीड है। अगर आप किसी एक कहानी को 2 व्यक्ति को सुनाओगे, या एक कोई किताब है 2 व्यक्ति पढ़ते हैं, तो मैं निश्चित रूप से मान के चल रहा हूं दोनों व्यक्ति उस किताब को अपने अलग अंदाज से पढ़ेंगे, अलग अंदाज से समझेंगे, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अलग क्षमता सोचने की होती है, अलग कार्य करने की क्षमता होती है। अब मान के चलिए कि आपने कोई बुक उठाई एमपी की, जो अभी तक टॉप पर चल रही, परीक्षा धाम है। परीक्षा धाम का कोई भी टॉपिक आपने उठाया, जस्ट आप कुछ भी चीज उठा सकते हैं, जैसे भूगोल भी उठा दी, चलो मध्य प्रदेश नदियां उठा दी। अब आपने मध्य प्रदेश की नदियां उठाई, किताब में सबके लिए एक जैसी दी गई है, लेकिन आपको कैसे याद करनी, तो आप अपने, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, मान के चलिए आपने एक पेज पे हैंड रिटन नोट बनाया कि चलो आज नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि नदियां, मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे हैं, तो अब जब आप अपने हाथ से लिखोगे, तो आपको जब आप इसको बार बार देखोगे ना कि चलो भाई मैंने इधर चंबल लिखी थी, इधर नर्मदा लिखी थी, इधर मैंने ताप्ती लिखी थी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, हाँ बिल्कुल रिकॉल होता चला कि हाँ यार मैंने इस पेज पर नर्मदा, इस कोने पर नर्मदा लिखी है। तो मैं सेल्फ नोट्स के बहुत बेसिक नीड है भाई एग्जाम की। अगर आप ये नहीं बना सकते ना, तो मैं कह सकता हूँ बड़े से बड़े धुरंधर से पूछ लेना, वो यही कहेगा कि सेल्फ नोट बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम में, आप किताब जब देखते हो ना, इतनी मोटी किताब होती है एमपी, तो आपको लगता है यार इसका रिवीजन कैसे करूं, वहीं आप अपने सेल्फ नोट्स देखोगे ना तो इतने पतले होंगे, और क्योंकि वो आपने लिखे हुए हैं तो आपको किताब की तुलना में जल्दी समझ में आएंगे, तो आपका रिकॉल बहुत अच्छे से हो जाएगा। सेकेंड है रिवीजन। देखिए रिवीजन वो चीज है जो आपकी कंटिन्यूटी को तय करेगा कि आप कितने कंटिन्यूटी में है इस एग्जाम के लिए, यानी निरंतरता। अब निरंतरता की अगर मैं थोड़ी सी अगर इसके ऊपर ही चर्चा कर लूं ना, तो देखिए अगर हम प्रकृति से अगर उदाहरण देखें कि निरंतरता कितनी जरूरी है, कि आप पानी का उदाहरण लेके चलिए, जो पानी निरंतर बहता हुआ आता है तो उसको सब लोग पीते हैं, और जो पानी रुक जाता है ना, वो बास मारने लगता है, उसको कोई सूंघता तक नहीं है। तो मतलब यही कहना चाह रहा हूं, आप बहने वाले कॉन्सेप्ट को प्रकृति से लेकर अपने तैयारी में उतार सकते हैं। हमें हर चीज प्रकृति ने दी, और आप अगर आपको सफल भी होना है ना, तो अगर प्रकृति के कॉन्सेप्ट से आप चलोगे तो आप सफल निश्चित रूप से मान सकता हूँ होगे। पानी का कितना अच्छा उदाहरण हमें मिलता है कि अगर कंटिन्यूटी रखनी है तो पानी की तरह रहो, निरंतर बहते रहो, अच्छे बनोगे। यही रिवीजन में होता है। रिवीजन वो चीज आपकी कंटिन्यूटी बताकर रखेगा। अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं है, मान के चलिए आप, बचपन से हम सुनते हैं खरगोश और कछुए की कहानी, कि खरगोश दौड़ा, भाई शुरू में तो ना जोश आया स्ट्रेटेजी देखकर कि कछुआ इतनी तेज दौड़ा कि भाई, वो खरगोश इतनी तेज दौड़ा कि भाई मैं जीतूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस।
और इतनी आगे जब आगे पहुंच जाता तो लगता है कि अब मैं कंफर्ट जोन में आ गया, कि अब मैं बहुत आगे आ गया हूँ, अब क्या जीतेगा कछुआ। लेकिन कछुए के पास एक ताकत थी, और वो थी निरंतरता की। कछुए को ये नहीं पता था कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, लेकिन उसमें निरंतरता का जो अभ्यास था ना भाई, उसने उसको जिता दिया। तो निरंतरता तो न जाने अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन निरंतरता वो बेसिक नीड है जो आपको इस एग्जाम में नैया पर आपकी लगा देगी। लास्ट पॉइंट हमारा बनता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए तो कहावत कही जाती है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जा रहे हैं सिल पर होत निशान। अर्थात अभ्यास करते ही रहिए। कोई भी टॉपिक जब आपने उठाया, कि आज हमने मध्य प्रदेश सामान्य जानकारी उठाई, तो उसकी बिल्कुल हमने प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। मैं कहता हूँ एमसीक्यू आपको किताब मिल जाती है तमाम तरह की, लेकिन जैसे आपने अगर अपना नोट्स बनाया, सेल्फ नोट्स बनाए कि आज मध्य प्रदेश सामान्य पढ़े हमने नोट्स बनाए, उसके क्वेश्चन आप खुद ही बनाइए, तो वो इतने ज्यादा मैं कह सकता हूँ आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। आप खुद इस चीज को महसूस करोगे कि वास्तविकता में एक सर ने एक चीज बताई थी कि जो हमारे जीवन को सार्थक बना दे। कि जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा सामान्य ज्ञान को, खुद पे क्वेश्चन बनाया ना, मैं कह सकता हूँ आपको वो जो मजा आएगा ना, वाकई में आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ चीज पढ़ी है। अब इन चीजों पे हमने बात करी। अब अगर हम चले कि अब शिक्षा वन की प्लेटफॉर्म की भूमिका क्या है, अब बात मेन स्ट्रेटेजी की आती है कि हम 2025 की स्ट्रेटेजी शिक्षा वन के साथ कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए शिक्षा वन ने एक प्लान तैयार किया, जो मैंने सोचा है ये कि मान के चलिए भी एक न्यूज आई है कि अक्टूबर में या नवंबर में अपना कैलेंडर पीएससी जारी कर देगा। मान के चलते मोटे तौर पर नोटिफिकेशन दिसंबर में जारी होता है, हर साल की तरह इस बार भी जारी होगा। हम मान के चलते, अगर मान के चलिए दिसंबर 2024 तक नोटिफिकेशन आया, तो तब तक के लिए मैंने ये सोचा है कि अभी हमारे पास मोटे मोटे तौर पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधा अगस्त बचा हुआ है। लगभग लगभग 4.5 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, क्योंकि एमपी का वेटेज भी ज्यादा है, एमपी टॉपिक भी विकराल है। तो इसको हम 4.5 महीने में इस प्रकार इस क्वालिटी के साथ मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा दावा है कि आप इस चीज को महसूस करोगे कि वास्तविकता में यार एमपी किसी ने पढ़ाई थी, यूट्यूब पर इस बंदे ने पढ़ाई। मैं गारंटी लिखकर दे सकता हूं। इसके अलावा जब आप सोचकर देखिए कि दिसंबर नोटिफिकेशन आया, और एमपी के साथ एक अदर सब्जेक्ट भी हम चलाएंगे, जो आपको क्लास मिलेगी उसके साथ आपको चलती चलिए यूट्यूब पर हम क्लास लगाएंगे और पता चल जाएगी कौन सा सब्जेक्ट होना है, या तो भूगोल होगा या इतिहास होगा या पॉलिटी भी हो सकता है। तो अगर आप सोचकर देखिए कि दिसंबर तक एमपी प्लस कोई एक अदर सब्जेक्ट आपका हो गया, तो लगभग मैं आपसे कह रहा हूं 60% अगर आपने कवर कर लिया सिलेबस का, तो आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर होगा कि आप महसूस करोगे यार वास्तविकता में इन सर ने यार हमारी तैयारी को वास्तव में अन्य बच्चों से आगे निकाल दिया। खुद महसूस करोगे, मतलब एक मेंटल स्टेज पर आप सोचकर देखिए कि नोटिफिकेशन आया और मेरे 60% सिलेबस कवर है, तो मैं खुद कह सकता हूं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, कि बस एक चीज लगेगी यार मेरा 40% सिलेबस बताए, अब उसको बिल्कुल डेली टॉपिक टू टॉपिक कवर करता हुआ चला जाऊं। अब ऐसा नहीं कि दिसंबर तक हमने आपका एमपीजी के कवर करा दिया, कि हम आपका बस एमपीजी का और एक सब्जेक्ट होता हमने इसका अच्छा छोड़ नहीं। जब नोटिफिकेशन आया तो जो हमारे शेष यूनिट जो बची हुई है उनको हम कवर करेंगे डेली टॉपिक टू टॉपिक, और जो हमने कवर करा दिए इनके डेली तौर पर हर टॉपिक टू टॉपिक हम इनके एमसीक्यूज की क्लास चलाते रहेंगे, क्योंकि क्लास तो पहले हो चुकी है, प्लस एमसीक्यू की हम क्लास चलाते रहेंगे, जिससे ये टॉपिक आपके निरंतर रूटीन में बने रहेंगे। मैं आपको बताऊं कंटिन्यूटी में बने रहेंगे। तो ये शिक्षा वन की रणनीति है, और मैं गारंटी दे सकता हूं शिक्षा वन आपको वो कंटेंट प्रदान करेगा आपको यूट्यूब पर कि आपको लगेगा कि यार वास्तविकता में कोई चीज हमें मिल रही है जो हमें फ्री में मिल रही है। वास्तविकता में मैं आपसे गारंटी देता हूं इस प्रकार आपको पढ़ाया जाएगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल होता है सर मेंस को लेकर, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी है, तो हम मेंस को क्या सर हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए मेंस को लेकर मैं ये कह सकता हूं कि आपको ये तय करना होगा कि सिलेबस उठाइए, सिलेबस आप निकालिए एमपीपीएससी की साइड से। तो आपने सिलेबस जब देखा तो आप थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस को मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ बहुत बेसिक से आपको याद करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। अब आप देखेंगे कि मेंस के सिलेबस में कई ऐसे टॉपिक हैं जो प्री के अप्रोच से दिए हैं, प्री को कवर भी करते हैं। तो वो टॉपिक या तो आप डिटेल में कर सकते हैं। तो आपके पास दो राय होती हैं यहाँ पर, एक ये कि जो प्री के सेम टॉपिक है उसको आप कवर कर सकें। दूसरी राय मैं आपको देना चाहता हूं कि पेपर 5 जो है हिंदी का है, या तो आप उसको कवर कर लो दिसंबर तक। अगर आपने पेपर 5 कवर कर लिया ना भाई, हिंदी आपकी अच्छी हो गई ना, तो आप मैं कह सकता हूँ बहुत एज ले जाओगे बच्चों से। और आप हिंदी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर बच्चा हिंदी को हल्के में लेता है, बाल बाल में आपको पता चलता है कि हिंदी बिंदी लगा देती। वैसा ही कह रहा हूँ, मेरी बात लिख कर लेना, हिंदी बिंदी लगाती है। और दो राय में आपको दी, या तो प्री के साथ साथ वाले स्ट्रीम टॉपिक पे एमपीपीएससी मेंस के वो कवर करिए,
अगर वो नहीं करना चाहते तो आप हिंदी को कवर कर लीजिए। अगर आपने हिंदी कवर कर ली ना, मैं वास्तविकता कहता हूँ, आपको मजा आएगा कि आप खुद कहोगे यार वास्तविकता में किसी सर ने स्ट्रेटेजी बताई थी, बहुत सही, हमारे लिए एप्लीकेबल भी रही। अब यहाँ पर सब सॉर्ट आउट हो गया, सब चीजें मैंने आपको जो बताना चाहता था अपनी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, और गारंटी मैं ये दे सकता हूँ कि आप हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो आपको सफलता के उस पार बिल्कुल पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप क्वालिटी कंटेंट आप देखोगे, क्लास देखोगे तो आपको महसूस होगा हाँ यार कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, वास्तविकता में पढ़ा रहा है। नेक्स्ट, अब ना कि मैं तो ये तो कहता नहीं हूँ कि पहली स्ट्रेटेजी वीडियो यूट्यूब पर अनेक व्यक्तियों ने डाली हुई है, अनेक प्लेटफॉर्म ने डाली हुई है स्ट्रेटेजी वीडियो, मैं नहीं कहता कि हमारी पहली है। अब कई बच्चों के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर स्ट्रेटेजी वीडियो हमने कही देखी, लेकिन हमारे जीवन में सर इतनी चुनौतियां हैं, चुनौतियां चुनौतियां हैं कि सर हम स्ट्रेटेजी पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो मैं एक चीज सिंपल सी कहना चाहूंगा और हाथ जोड़कर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आपकी चुनौतियों को लेकर मैं आपके 0% साथी हूं, कोई निराकरण नहीं दे सकता। मैं एक चीज मानता हूं कि अगर चुनौतियां हैं तो मानव का जीवन है, और चुनौतियां नहीं है तो आप मानव ही नहीं। सोचकर चलिए, अगर चुनौती नहीं होती ना तो कृष्ण भगवान कृष्ण नहीं होते, राम भगवान राम नहीं होते, और इंसानों में कई इंसान महान नहीं होते। कि इंसान तो बहुत है लेकिन उसमें से कुछ इंसान महान है, क्यों? क्योंकि उसके पास चुनौतियां थी। और मैं मानकर चलता हूं कि चुनौतियां हैं तभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अन्यथा नहीं देखते, आप इसकी ओर उन्मुख ही नहीं होते। क्योंकि अगर चुनौतियां नहीं हो तो इंसान को करना क्या है यार, इस प्रकृति से सांस ही तो लेनी है, सांस ले सकता है, आराम से छोड़ सकता है, 2 वक्त की रोटी कहीं भी मिल जाती है, अनेक लोग से जीवन जी रहे हैं, कई मंदिर में आप जाइए 2 वक्त की रोटी और सांस आपको मिल ही जाती, प्रकृति ने दी रखी है। तो क्या आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, सब बंद करो, चलो भाई अब मस्ती करेंगे, जीवन ऐसे जिएंगे। अगर यही चीज करना होती तो भगवान कृष्ण यही करते, राम यही करते, लेकिन राम और कृष्ण ने यह सिखाया कि चुनौतियां और जिम्मेदारियां आपको विशेष बनाती, विशेष बनाती। इंसान भगवान को पूजना जरूर चाहता है, लेकिन भगवान से एक गुण नहीं सीखना चाहता कि भाई चुनौतियों के साथ डटकर सामना करो ना यार, डटकर सामना करो, क्योंकि यही चुनौतियां हैं जिन्हें आपको इंसान बनाया है। तो बस चुनौतियों की मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि भाई चुनौती में आपका 0% साथी हूँ, कोई निराकरण कर सकता हूँ। मैं जहां पर झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप यदि फ्रेशर हो तो कैसे तैयारी का आपके, यदि कोई व्यक्ति फ्रेशर होकर तैयारी कर रहा है एमपीएससी, तो मैं नहीं ये नहीं कह सकता कि उसके पास चुनौती नहीं है। कैसे कह सकता हूँ मैं कि उसके पास चुनौती नहीं है? हर किसी के जीवन में अपनी अपनी निजी चुनौतियां होती हैं, उसका निराकरण केवल और केवल इस संसार में कोई कर सकता है तो आप खुद। दूसरा आपको दिलासा दे सकता है लेकिन आपका सहयोगी नहीं बन सकता। देख लेना इस दुनिया को बार बार, चुनौतियों सामने आपको खुद करना पड़े। अब हाउसवाइफ है तो मैं आपको क्यों झूठ बोलूं कि आप ऐसे पढ़िए, आपको जब टाइम लैप्स ऐसे पढ़िए, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपका जीवन है, आपको ही पता होगा कि आप कैसे काम करती हैं। अगर आपको फिर भी भीतर जिज्ञासा है कि मैं एमपीएससी करूंगी तो मैं आपको सलाम करता हूं कि आपको, आप में जज्बा है, और आप में इतना जज्बा है तो फिर आप निश्चित रूप से चुनौती सामना करेंगी और आप प्री को या एमपीपीएससी को बिल्कुल क्लियर करके आएंगे। कई नौकरी वाले बच्चे होते हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बता सकता इन लोगों के लिए, क्योंकि जीवन में अनेक उदाहरण आपको ऐसे इंसानों के मिले होंगे जिनके पास चुनौतियां थी और वो महान बने हैं। मैं झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं दूंगा यहाँ पर खड़े होकर कि एक अगर आप हाउसवाइफ है तो ऐसे काम करिए, ऐसे पढ़िए, है ना, अगर आपको सारी समझ ऐसे पढ़िए, नहीं भाई, चुनौती आपकी है, सामना आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं आपको झूठा दिलासा यहाँ पर बिल्कुल नहीं दूंगा। इन सब चीजों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और निरंतर हम क्लास एमपीएससी की एमपीजी की चालू करेंगे, और आपको बिल्कुल मैं कह सकता हूँ क्वालिटी कंटेंट इस स्तर का मिलेगा, आप खुद महसूस करोगे यार वास्तविक में यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया है। और पूरी एमपीपीएससी की आपकी नॉलेज यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 आपको इस प्रकार कवर कराई जाएगी, इस बार आपका एमपीपीएससी 2025 पार होकर ही रहेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।